स्वागत है आप सभी का बायो विथ अजय सर। आज बायोलॉजी के इस सेशन में बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित है हम आप लोगों के बीच में, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण के लिए कौन से कारक आवश्यक होते हैं, ये तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन इससे संबंधित होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परागण की क्रिया कहते किसे हैं। तो आप सभी को पता होगा परागण की क्रिया का आशय क्या है कि जब पुष्प के पराग कोश से एक पुष्प की संरचना हो गई और इस पुष्प की संरचना में ये पराग कोश हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, और बाकी संरचना की बात की जाए तो यहाँ पर वर्तिका और ये अंडाशय, ये बाह्य दलपुंज हो गया, ये पुष्पासन हो गया। तो चूंकि यहाँ पे हम किसको समझ रहे हैं बेटा, परागण को। परागण कहते किसे हैं? तो परागण की बात की जाए तो पराग कोश से पराग कण का निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे परागण कहते हैं। तो परागण का सीधा आशय क्या हुआ, पुष्प के पराग कोश से पराग कण के निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण कितने प्रकार का होता है? अगर परागण को देखा जाए तो परागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वपरागण और परपरागण। तो परागण की क्रिया की बात की जाए तो परागण मूल रूप से दो प्रकार की क्रिया, एक तो बेटा जी स्वपरागण और दूसरी परपरागण। स्वपरागण की बात की जाए तो स्वपरागण को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो स्वयुग्मन और दूसरे सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसको देखा जाए तो स्वयुग्मन की बात की जाए जब एक ही पुष्प यानी परागण की क्रिया जब हो तो वहां एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है। अगर इस प्रकार की क्रिया हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे, और परागण की क्रिया में क्या होगा, स्वपरागण होगा। और स्वपरागण का मतलब भी होता है कि एक ही पुष्प के पराग कोश से निकल करके परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, उसे स्वपरागण कहते हैं। और इस प्रकार का जो स्वपरागण होगा वो क्या कहलाएगा, स्वयुग्मन कहलाएगा। वही सजात पुष्पी परागण की अगर बात की जाए तो सजात पुष्पी परागण की क्रिया का आशय ये है कि एक ही पादप में जो अलग अलग पुष्प होते हैं उन दो पुष्पों के बीच में, यानी उन दो पुष्पों में से एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है सजात पुष्पी परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, सजात पुष्पी परागण कहलाती है। अब ये स्वपरागण के अंतर्गत क्यों आता है? स्वपरागण के अंतर्गत आने के पीछे कारण ये है कि जो एक ही पादप होगा उस पादप के जो आनुवांशिक लक्षण होंगे वो एक समान होंगे, और एक ही समान आनुवांशिक लक्षण वाले दो पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया हो रही है, इसलिए ये सजात पुष्पी परागण के अंतर्गत आएगा। और सजात पुष्पी परागण का आशय किससे है, स्वपरागण से। यानी यहाँ पे आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन नहीं आया। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वपरागण की क्रिया के लिए अनुकूलन क्या होता है, यानी स्वपरागण की क्रिया कब संपन्न होगी, इसके लिए अनुकूलक के कारक क्या होते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया की बात की जाए तो स्वपरागण की क्रिया के लिए सबसे पहले तो उभयलिंगता,
उभयलिंगता का आशय ऐसे पुष्प से है जिसमें नर और मादा, यहाँ पर ये नर जनन तंत्र हो गया, ये पुष्प का नर जनन तंत्र और ये पुष्प का मादा जनन तंत्र हो गया। तो उभयलिंगता का आशय इससे है कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जनन तंत्र होने चाहिए, तो ऐसे पुष्पों में स्वपरागण की संभावना होती है। दूसरी, समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब क्या है? समकाल पक्वता का मतलब ये है कि इसमें जो नर और मादा जनन तंत्र है, इस नर भाग की बात करें इसमें परागकोश, और यहाँ बात करें हम वर्तिकाग्र की, तो इन दोनों का जो परिपक्वन का काल होना चाहिए वो परिपक्वन का काल एक ही समय में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परागकोश परिपक्व होकर के परिस्फुटित हो गया और वर्तिकाग्र अभी परागकण को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्वपरागण की क्रिया संपन्न कैसे होगी? तो स्वपरागण की क्रिया संपन्न तब होगी जब इन दोनों का समकाल पक्वता क्या होगा? एक समान होगा। तीसरी बात की जाए तो अनुन्मील्यता, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुन्मील्य परागणी पुष्प किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस एक टॉपिक के माध्यम से हम लोग कई क्वेश्चंस को तैयार कर ले रहे हैं। अब इसमें परागण पूछेगा तो भी आप उसके विषय में बता सकते हो, अनुन्मील्यता के विषय में पूछेगा तो भी बता सकते हो आप, परागण स्वपरागण के लिए अनुकूलक कारक क्या होते हैं पूछेगा तो भी आप बता सकते हो। तो आपके कम समय में बृहद तैयारी के पर्पज से, उद्देश्य से हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जी अब हम चर्चा किसकी करते हैं? अनुन्मील्यता की बात करते हैं। अनुन्मील्यता होता क्या है पहले इसको हम समझें। अनुन्मील्य या अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहते किसे हैं? ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा जनन तंत्र तो पाए ही जाएंगे, लेकिन ये पुष्प जो होते हैं ये अनावृत होते हैं, यानी ये पुष्प खिलते नहीं है। ये पुष्प जो होते हैं बिल्कुल जैसे पुष्प कली के रूप में होती है उसी तरीके से बंद रहते हैं, और उनमें जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परागकोश क्या करेगा? प्रस्फुटित होगा, और प्रस्फुटित होने के बाद जाहिर सी बात है वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो ऐसे पुष्पों में हमेशा कौन सी प्रक्रिया होगी? ऐसे पुष्पों में हमेशा स्वपरागण की क्रिया होगी। अब इसके उदाहरण की बात करें तो कनकौआ, वायोला और मूंगफली में भी इस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो इनमें भी क्या होती है? स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, चर्चा करते हैं किसकी? परपरागण की। तो परपरागण किसे कहते हैं? परपरागण की क्रिया जो होगी दो पुष्पों के बीच में होगी, लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है कि एक ही प्रजाति के दो पादपों के बीच में ये प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी एक पुष्प जो है ये एक अलग पौधे में और दूसरा पुष्प जो है उसी प्रजाति के दूसरे पौधे में है, और जब ऐसी स्थिति में एक पादप के पुष्प के परागकोश से निकल करके परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी उसे कहा जाएगा परपरागण। उसे कहा जाएगा परपरागण कहा जाएगा। तो बेटा जी परपरागण की क्रिया क्या है? बहुत सारे बच्चे गलत कर देते, लिख के चले आते हैं कि दो पुष्पों के बीच में होने वाले परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? परपरागण। इस चीज को समझना जरूरी है कि ये दो पादपों के बीच में होना चाहिए और दोनों की प्रजाति एक समान होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो परागण की क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? परपरागण कहलाएगी। अब यहाँ पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि परपरागण की क्रिया के लिए अनुकूलक कारक कौन कौन से होते हैं। तो परपरागण की क्रिया के लिए अगर अनुकूलक कारकों की बात की जाए तो सबसे पहले तो पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, यानी एक लिंगता होना चाहिए। एक लिंगता से आशय यह है कि एक पुष्प में नर जनन तंत्र
और दूसरे पुष्प में मादा जनन तंत्र होना चाहिए। जैसे हम पपीता एग्जाम्पल में ले तो पपीता में क्या होता है, वहां पे नर अलग पुष्प में और मादा जो होती है वो अलग पुष्प में मादा जनन तंत्र भाग पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पर परागण की क्रिया के लिए पुष्प का एक लिंगी होना बहुत आवश्यक है, तभी उसमें पर परागण की क्रिया हो सकती है, अदरवाइज पर परागण की क्रिया संभव नहीं होगी। दूसरी चीज भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब ये है कि यहाँ पे पुष्प में जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र है, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि परागण की क्रिया जो हो रही है, उस परागण की क्रिया के लिए क्या होगा कि भाई इन दोनों के परिपक्वन का काल अलग अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर इन दोनों के परिपक्वन का काल एक ही समय हो गया तो भाई जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि एक ही पुष्प में नर और मादा जनन तंत्र दोनों हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये दोनों एक साथ परिपक्व हो गए, पराग कण यहाँ से प्रस्फुटित होकर के पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया हो जाएगी। तो ऐसे पुष्पों में भिन्न काल पक्वता होना चाहिए, यानी इन दोनों का परिपक्वन अलग अलग प्रकार से होना चाहिए। तो भिन्न काल पक्वता को इसीलिए दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता का आशय किससे है? पुपूर्वता का आशय है कि किसी पुष्प में जो नर भाग होता है, यानी जो पुमंग होता है, पुमंग का परिपक्वन पहले हो जाए, पुमंग का परिपक्वन पहले हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पर परागण की चांसेस होते हैं। दूसरी चीज स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का आशय ये है कि पुष्प में जो मादा जनन तंत्र है, जैसे हम इसकी बात करिए मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र जो है इसका परिपक्वन पहले हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, पर परागण की क्रिया होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने क्या समझा, परागण की क्रिया। परागण क्या होता है? परागण की क्रिया में जब परागकण पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को दो भागों में बांटा, किसमें? स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन का आशय क्या है? जब एक ही पुष्प में परागण की क्रिया होती है उसे स्वयुग्मन कहते हैं। सजात पुष्पी परागण की बात हमने की, तो सजात पुष्पी परागण का आशय किससे है? एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच में जब परागण होगा तो उसे कहा जाएगा सजात पुष्पी परागण। और स्वपरागण की क्रिया के लिए अनुकूलक कारक कौन कौन से? तो उभयलिंगता होना चाहिए, समकाल पक्वता होना चाहिए, अनुमिल्यता होना चाहिए। इसका उदाहरण यहाँ पे कनकौआ, वायोला और मूंगफली के पौधे की बात की गई। दूसरी हम बात करें पर परागण, तो पर परागण का आशय किससे है? एक ही प्रजाति के दो पादपों के बीच में जब परागण की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है? पर परागण की क्रिया कहते हैं। और पर परागण की क्रिया के लिए जो अनुकूलक कारक होता है वो क्या होता है? एक लिंगता होता है, भिन्न काल पक्वता होता है। भिन्न काल पक्वता को दो भागों में बांटा गया, पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता का आशय किससे है? जिसमें नर भाग यानी पराग कोश का परिपक्वन पहले हो जाए। और स्त्री पूर्वता का आशय किससे है? ऐसे पुष्प जिनमें मादा यानी वर्तिकाग्र जो है यहाँ पर इसका परिपक्वन पहले हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पर परागण की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि परागण की क्रिया के लिए कारक कौन से आवश्यक होते हैं, यानी ये जो पराग कण है ये पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा कैसे? तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए जो सहायक होंगे वो क्या कहलाएंगे? कारक। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जीवी कारक और दूसरे होते हैं अजीवी कारक। जीवी कारकों की बात की जाए तो जीवी कारक के रूप में जैसे मधुमक्खी की बात कर ली जाए, मक्खी की बात कर ली जाए या अन्य जीवों की बात कर ली जाए। वही अजीवी कारकों की बात की जाए तो जैसे वायु की बात कर ले, जल की बात कर ले, तो ये सभी क्या होते हैं? अजीवी कारक होते हैं। तो
आज के इस क्लास में बच्चों हम लोगों ने बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर समझने का प्रयास किया, जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में, जो कि 25-26 यूपी बोर्ड की परीक्षा आपकी होने वाली है, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।